बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली धमाके मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी संबंधित कई व्यक्तियों पर छापा मारा गया है, व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा के डीजीपी दिल्ली धमाके जुड़े मामले की कर रहे हैं जांच। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर से जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे डीजीपी और हरियाणा के डीजीपी दिल्ली धमाके से जुड़े मामले की कर रहे हैं जांच। तो दिल्ली धमाके मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हरियाणा के डीजीपी दिल्ली धमाके से जुड़े मामले की कर रहे हैं जांच। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से दीपक गौतम तमाम जानकारियों के लिए जुड़े हैं। दीपक, लगातार वहां पर छापेमारी की जा रही है और अब तक ये जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कहां पर छापेमारी की गई है और क्या इस दौरान किसी अन्य चीजों की बरामदगी भी की गई है? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जुड़ा है, इसके बाद तमाम जो एजेंसी हैं, जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज ईडी की तमाम टीमें अल फलाह के मैनेजमेंट ट्रस्टी, अल फलाह के कार्यालय और दिल्ली में जो इनका कार्यालय है, इसके अलावा जो इनके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, तमाम लोगों से जांच में जुटी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची और यहां पहुंचने के बाद तमाम जो कागजात हैं, उन कागजात को कब्जे में ले लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है, उस ब्लॉक में किसी का भी जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कागजात सील कर दिए गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति की, किसी भी स्टाफ के व्यक्ति की जो पहुंच है वहां तक बंद कर दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये कागजात हमारे पास हैं। एक टीम काम कर रही है दिल्ली में, एक टीम काम कर रही है फरीदाबाद में, इसके अलावा कई और टीम अलग अलग इलाकों में काम कर रही हैं। अभी जो कागजात यहां से ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं, चूंकि सुबह 5 बजे से अब तक ईडी की यह कार्यवाही लगातार जारी है। अभी जो कागजात ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं, इन कागजातों को ईडी दिल्ली में मिले कागजातों से मिलाने की कोशिश करेगी। चूंकि जो बात सामने आ रही थी, वो बात सामने ये आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी को तमाम तरीके से फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, इन तमाम चीजों की जांच जो है ये एजेंसीज करना चाहती हैं। चूंकि इसकी अगर हम बात करें इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की, तो इसके एक ट्रस्टी हैं जो कि विदेश में रहते हैं और चूंकि वो विदेश में रहते हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। और चूंकि जिस तरीके से नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस आतंक की यूनिवर्सिटी के रूप में पड़ा है, जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टर जो कि यहीं पर काम करते थे, उनका नाम सामने आया है। उमर, जो कि दिल्ली धमाकों में मारा जा चुका है, वो यहां पर था। मुजम्मिल यहां पर थी, शाइना यहां पर थी और एक जो आरोपी है, वो आरोपी अभी फरार चल रहा है। तो पुलिस किसी भी तरीके से, ईडी या तमाम जांच एजेंसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और तमाम जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से जांचना चाहती हैं। इसके अलावा बड़ी खबर एक और भी है कि लगातार जो जिला प्रशासन की टीम है वो जांच कर रही है इस बात की कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कितना कब्जा अलग से किया गया है, जो यूनिवर्सिटी के जो कमरे बने हैं या यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है, ये कितना ऐसा है जो कि वैध तरीके से हुआ है। तो जिला प्रशासन की जो टीम है, इसने चेक किया है कि यूनिवर्सिटी के कितने निर्माण हैं जो कि अवैध हैं और जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये काफी निर्माण अवैध पाए गए हैं। तो अब जल्दी ही प्रशासन का जो पीला पंजा है, बुलडोजर जो है, वो यूनिवर्सिटी पर चलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और महत्वपूर्ण है, इसीलिए कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली थी और वहां साफ तौर पर अमित शाह ने मैसेज दे दिया था इस बात का कि किसी भी तरीके से जो भी आतंकी और आतंकियों के पीछे हैं उन्हें पाताल से भी खोजकर निकाल लिया जाएगा। तमाम एजेंसीज जांच कर रही थी और इसी बीच ओपी सिंह पहुंचे हैं फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त डीजीपी ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारा है। जो मस्जिद है, जिस जगह को किराए पर लिया हुआ था, मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के अलावा जो हॉस्टल था, हॉस्टल पहुंचे। जहां जहां से सामान की बरामदगी हुई है वहां तक पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाकर तमाम बात की है, जितनी भी एजेंसीज लगी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है और साफ तौर पर जांच में तेजी लाने के आदेश फरीदाबाद पुलिस को भी दिए गए हैं। और डीजीपी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने स्कूल में, ये यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में जो तमाम लोग हैं इनसे बात की है, छात्रों से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में पहुंचे हैं। तमाम चीजें, वो कमरा जहां पर ये शाइना और मुजम्मिल रहा करते थे, डॉक्टर उमर रहा करते थे, इन तीनों कमरों में भी गए हैं।
तो तमाम जो इंक्वायरी है बहुत तेजी से होती हुई नजर आ रही है। सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि जो दिल्ली धमाका है, फरीदाबाद में जिस तरह से यहां से बरामदगी हुई तमाम विस्फोटकों की, दिल्ली में धमाका हुआ, इसके बाद जम्मू में धमाका हुआ, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक की जो साजिश है, इस आतंक की साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप एक चीज समझें कि तमाम एजेंसीज तो जांच कर ही रही हैं, पुलिस अपने लेवल पर जांच कर ही रही है, कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि जो तमाम जो ट्रस्टी हैं उन लोगों की भी जांच की जाए, क्योंकि अब ये भी फाइनल हो चुका है कि ये चेक किया जा रहा है पूरी तरह से कि कब ये ट्रस्ट बना, कब इसको मान्यता मिली, किस सरकार के टाइम पर मान्यता मिली, किन नियमों का ध्यान रखते हुए ये मान्यता दी गई। तो कुछ जो डिटेल हमारे पास आई है वो डिटेल ये बताना दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है, इस यूनिवर्सिटी को एक ट्रस्ट बनता है 1995 में, 1995 में ट्रस्ट बना दिल्ली के अंदर अल फलाह ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने 1997 में एक स्थापना की अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज की। फरीदाबाद के गांव धौज में ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज, और 2010 में इसे नेक से ए ग्रेड मिला और इसके बाद 2014 में इस ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा में मान्यता दी गई और इसके बाद से 2019 में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन अब बात आती है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, सही तरीके से चल रहा था, तो दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी कि आप समझेंगे कि शुरू से इस यूनिवर्सिटी का जो स्थापना करने वाले जो लोग थे, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, वो थे जवाद अहमद सिद्दीकी। इनका नाम जो है 15 से ज्यादा कंपनियों से जुड़ा, चिट फंड का पैसा ये इस्तेमाल किया करते थे और इनके जो धोखाधड़ी के आरोप में इनकी जो गैर बैंकिंग कंपनी थी, उन गैर बैंकिंग वित्तीय रजिस्ट्रेशन जो था इनकी कंपनियों का, उनको रद्द किया गया, इनको बाकायदा जेल जाना पड़ा। तमाम जो चीजें हैं वो देखने में सामने आई और अब जिस तरीके से एजेंसीज जांच कर रही हैं, उस एजेंसीज की जांच से एक बात और सामने आ रही है कि प्लानिंग बहुत बड़े ब्लास्ट की थी। प्लानिंग ये थी कि देश के तमाम हिस्सों को दहला दिया जाए, चाहे वो मुंबई की बात करें, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, देश के तमाम हिस्सों को दहलाने की साजिश थी। और इस साजिश के पीछे आप एक चीज समझें कि साजिश के साथ साथ कोशिश इस बात की भी हो रही थी कि जो ड्रोन अटैक की प्लानिंग पूरी तरह से की जा रही थी। इस तरीके के बम डिजाइन किए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से ड्रोन अटैक भी किया जा सके। तो बहुत बड़ी एक तरह से ये जो घटना है ये हो जाती है और तमाम एजेंसीज इसकी जांच करने में फिलहाल जुटी हुई हैं। जी दीपक, इस दौरान छापेमारी के दौरान 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। क्या इस दौरान कहीं पर गिरफ्तारी भी की गई है, किसी को हिरासत में लिया गया? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ईडी का काम जो है, ईडी आमतौर पर वित्तीय अनियमितताएं जो हैं उनकी जांच करती है और ईडी ने जब ये इंक्वायरी शुरू की है तो सबसे पहला काम ये किया है कि तमाम जो कागजात हैं, तमाम जो लेन देन का ब्यौरा है, जिस कंप्यूटर में है, जो पेपर्स में है, तमाम ऑफिसेस को, कंप्यूटर्स को, दस्तावेजों को, इनको पूरी तरीके से सील कर दिया है। इस बात की तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति की जो कॉलेज से जुड़ा हुआ है उसकी जो उपस्थिति है वो इन कागज के आसपास ना हो। सील हो गए हैं, इसका मतलब यह कि अब इन चीजों की जांच केवल ईडी के अधिकारी कर सकते हैं। ईडी ही उन पेपर्स को देख रही है, कंप्यूटर्स के जो डाटा है उनको देख रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि अभी जितनी जगह से ये दस्तावेज सील किए गए हैं, इन तमाम दस्तावेजों को मिलाया जाएगा। जामिया नगर में इस यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है, इस ट्रस्ट का जो हेड ऑफिस है, वो जो बताया जाता है जामिया में है, तो वहां भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। कई जगह पर ईडी की टीम लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है और ईडी की पूरी कोशिश ये कि वित्तीय अनियमितता अगर पाई जाती है तो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आप एक चीज को समझकर चलिए कि पूरी तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी घिर चुकी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के घिरने का जो लॉजिक है वो लॉजिक सबकी समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, तमाम टीमें पूरी तरह से स्थिति में लगी हुई हैं कि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों के अलावा क्या कुछ और लोग भी इस पूरे के पूरे जो नेक्सस है, व्हाइट कॉलर नेक्सस जिसे कह सकते हैं, क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? तो उन लोगों से पूछताछ की भी कोशिश हो रही है। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी ये कि लगभग 100 से 150 लोगों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। लगातार पूछताछ की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है। मैनेजमेंट के जो तमाम अधिकारी हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डीन है, उनसे जांच हो रही है पूरी तरीके से कि कहां से पैसा मिला करता था, कहां पैसा जाया करता था। इसके अलावा ये तमाम जो डॉक्टर्स
जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। एक डॉक्टर उमर चूंकि मारे जा चुके हैं दिल्ली आतंक में, दिल्ली लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें आत्मघाती बनकर उन्होंने वहां पर ब्लास्ट किया। तो तमाम लोगों का क्या मेडिकल, क्या इनकी हिस्ट्री जुटाई गई थी, इनको नौकरी यहां किस तरीके से मिली। चूंकि इन लोगों की जो स्थिति है वो स्थिति है कि बाकी जितनी जगह हैं, कई जगह से जहां से ये आए, ज्यादातर जगह से इन लोगों को बर्खास्त किया गया था, नौकरी से निकाला गया था। तो फिर आखिर क्या वजह रही कि इन तमाम लोगों को जो जगह मिली शरण स्थली के रूप में, वो जगह बनी कौन सी? अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी आखिर शरण कैसे दे रही थी? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आखिर इन लोगों को नौकरी कैसे मिली? अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आखिर ये चेक क्यों नहीं किया कि इन लोगों का पीछे का रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि कोई भी संस्थान जब किसी व्यक्ति को नौकरी देता है तो बाकायदा इस बात का चेकिंग की जाती है, पूछा जाता है कि आपने पहले आप कहां थे, वहां का रिकॉर्ड क्या था, और तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। लेकिन इन लोगों के मामले में इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं रखा गया। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस तरीके से लगातार सामान खरीदे जा रहे थे, गाड़ियां खरीदी जा रही थी ब्लास्ट के लिए, जगह खरीदी जा रही थी, कमरे किराए पर लिए जा रहे थे, तो जिस तरीके से सारा का सारा नेक्सस चल रहा था वो ये बताने के लिए काफी है कि इस नेक्सस के तार गहराई तक जुड़े हुए हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी भी इसीलिए संदेह के घेरे में पूरी तरीके से आई हुई है कि आखिर ये कैसे संभव है कि जिन डॉक्टर्स को दूसरे संस्थानों ने निकाल दिया हो, जिनका कैरेक्टर पहले से खराब रहा हो, उनको यहां आकर नौकरी मिल जाती है, और कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलता। देखना ये भी दिलचस्प है, जो पुलिस और ईडी की टीम और एनआईए की टीम जांच में जुटी है कि आखिर ये जो केमिकल जो मिला है इनको, ये किस तरीके से इसको बना रहे थे, कहां पर इनकी टेस्टिंग हो रही थी, लैब इनको कैसे उपलब्ध हो रही थी, अमोनियम नाइट्रेट जो खरीदा गया वो इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इनको कहां से मिला, कैसे मिला, पेमेंट कैसे हुआ, कई जगह तक पहुंची है एनआईए की टीम, कई जगह पहुंची है पुलिस की टीम, कई जगह पहुंची है, इंक्वायरी लगातार चल रही है। लेकिन ये पूरा नेक्सस ये बताने के लिए काफी है कि देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने पर्दाफाश किया, यहां से गिरफ्तारी हुई, और ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन इसे बचाने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके बड़े संख्या में लोग इसमें मारे गए हैं, और अब पूरी कोशिश सरकार की है कि अब किसी की कम से कम इस मामले में जान ना जाए, इस आतंक की भेंट कोई और ना चढ़ जाए। ये नेक्सस जो व्हाइट कॉलर नेक्सस बना हुआ है, इस व्हाइट कॉलर नेक्सस का जो जी, धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के